हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग हिंदी से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, यानी हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे कि प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्लास सभी विद्यार्थियों को देखना है, कोई भी विद्यार्थी वीडियो स्किप करके नहीं जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और अब तक गाइज यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको क्लास का पीडीएफ और टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना होगा, वहाँ स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा और हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइज। चलिए देखिएगा क्वेश्चन है। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हम लोग 2000 का हिंदी का पेपर देखेंगे, है ना, यानी पैरामेडिकल 2015 का हिंदी का पेपर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद 2016 का और 17 का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट अभी नहीं जाएगा क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट इस पेपर को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन आपको ये वीडियो देख लेने के बाद आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो क्लास छोड़कर कोई भी विद्यार्थी नहीं जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक काल का भी अर्थ देता है? बताइए, चार ऑप्शंस है, कर्ज, यमराज, कर्ण, अंबुज, है ना। यानी आपसे पूछा गया है इन चारों में से एक कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो काल का भी अर्थ देता है, यानी कहने का मतलब काल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है यहाँ पे। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। ठीक है, तो काल का अर्थ क्या होता है? तो काल का अर्थ यमराज भी होता है। आप लोगों ने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा कि कई सारे बोलते हैं कि भैया तुम्हारा काल आ रहा है, यानी तुम्हारा यमराज आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द है। बताइए क्या कहेंगे? जिसे हम लोग नहीं बुलाते हैं वो लोग आ जाते हैं, उनको एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे? अनाहुत कहेंगे, अतिथि कहेंगे, अनियमित कहेंगे या अनियमित कहेंगे? जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। बहुत से स्टूडेंट पेपर सॉल्व किए होंगे तो आप लोग आंसर दीजिए। यानी जिसे बुलाया ना गया हो उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे जी? वेरी गुड, क्या कहेंगे? तो अनाहुत कहेंगे, है ना, अनाहुत। जिन्होंने भी अनाहुत आंसर दिया है वो सही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तम का विलोम है, यानी उत्तम का विलोम शब्द बताना है आपको कि उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन श्रेष्ठ, अधर्मी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई भी टफ नहीं है, यानी ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। मुझे तो लगता है जिन्होंने भी थोड़ा सा भी तैयारी किया होगा वो 10 में से 10 इजली स्कोर कर सकता है हिंदी वाले सेक्शंस में। ठीक है, तो आप लोग बताइए तो क्या होगा? उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा जी? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है अधम वो सही है। ठीक है, तो उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? अधम होता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो निम्न भी बोल सकते हो, है ना। इसका विलोम शब्द अधम भी हो सकता है, निम्न भी हो सकता है, यानी और भी कई सारे हो सकते हैं। तो देखिए उत्तम का अगर मैं पूछूं पर्यायवाची क्या होगा जी? पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो श्रेष्ठ होगा। अगर आपसे यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछता, विलोम शब्द ना पूछकर आपसे पर्यायवाची शब्द पूछता, तब क्या आंसर क्या हो जाता? तब श्रेष्ठ हो जाता। ठीक है, तो श्रेष्ठ का मतलब भी उत्तम होता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा था? उत्तम का विलोम शब्द पूछा था, तो अधम हो जाएगा, है ना, निम्न हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो निकृष्ट। निकृष्ट भी बोल सकते हो। कैसे लिखोगे? तो निकृष्ट। ठीक है, निकृष्ट का भी मतलब क्या होता है? एकदम निम्न सा, है ना, बिल्कुल। उत्तम का ये क्या हो जाएगा? ये विपरीत हो जाएगा, यानी विलोम शब्द हो जाएगा। अब देखिए बात करें मीठा का, तो इसको तो बच्चा बच्चा लोग जानता है। मीठा का क्या होता है? खट्टा होता है ना।
अधर्मी का क्या होता है, धर्मी हो जाएगा, है ना, धर्मनिष्ठ हो जाएगा। तो ये सब आप लोग को भी पता है, तो आप लोग कर ही सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जंगल का पर्यायवाची नहीं है, है ना, यानी जंगल का पर्यायवाची शब्द इन चारों में से कौन सा नहीं है। देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है, अटवी, कानन, अव्यय, विपिन। ठीक है, इन चारों में से कौन सा जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको बताएं। जल्दी से आंसर कीजिए, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। तो देखिए जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, तो अटवी होता है ना, कानन होता है, विपिन होता है, या फिर वन भी बोल सकते हो आप लोग। लेकिन अव्यय जो है ये नहीं होता है ना, अव्यय ये जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए, है ना। तो ऑप्शंस दिया हुआ है, अंगारा, अटारी, अमूल्य, आधा। तो मैं जानता हूँ आप में से बहुत से स्टूडेंट तो इस चीज़ को रट लिए होंगे और बोलेंगे आंसर जो है सी होगा। ठीक है, लेकिन आपको रटना नहीं है, आंसर तो सी होगा। लेकिन देखिए यहाँ से ना क्वेश्चन प्रत्येक साल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आज आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो तत्सम सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि तत्सम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। तत्सम जो है तत् प्लस सम, ठीक है, तत्सम जो है तत् प्लस सम से मिलकर बना एक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, यानी संस्कृत भाषा के समान। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं इसका परिभाषा आप लोग को बताऊं तो इसका परिभाषा हो जाएगा, जो शब्द संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है तत्सम कहलाता है। ठीक है, यानी हिंदी भाषा में बोले जाने वाले ऐसे शब्द, ध्यान से सुनना, हिंदी भाषा में बोले जाने वाले ऐसे शब्द जिन्हें संस्कृत से ज्यों का त्यों यानी जैसे हैं वैसे ही उन्हें ग्रहण कर लिया गया है और हिंदी में बोला जाने लगा है, वही शब्द जो है तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे घृणा हो गया। ठीक है, ये देखिए सब संस्कृत के शब्द है, लेकिन इनको क्या किया गया है, हिंदी भाषा में, मतलब हिंदी भाषा में ले लिया गया है ना, हिंदी भाषा में बोला जाने लगा है। ठीक है, घृणा हो गया, फिर आप लोग बोल सकते हो दंड हो गया। ठीक है, अमूल्य हो गया, ये सब क्या है, ये सब मेरे तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तो देखिए आंसर में भी अमूल्य ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, इलायची बांटना, है ना, यानी मुहावरा है, आपको इसका अर्थ बताना है। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिएगा जी। इलायची बांटना, इसका मतलब क्या होता है, किसी की मर्यादा भंग करना, दावत देना, अफवाह फैलाना या आवश्यकता से अधिक देना। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर देंगे जी, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। ठीक है, तो इलायची बांटना इस मुहावरे का अर्थ होता है दावत देना। ठीक है, तो चलिए बताइए, तो अब आप लोग कौन कौन स्टूडेंट एग्जाम पास होने के बाद इलायची बांटेंगे मुझे, यानी कहने का मतलब अपनी भाषा में पार्टी देंगे। जल्दी से बताइए, तो इलायची बांटना का अर्थ होता है, इस मुहावरे का अर्थ होता है दावत देना। ठीक है, अपनी भाषा में मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया बताओ आप लोगों में से कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम पास होने के बाद इलायची बांटेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए, तो कितने स्टूडेंट इलायची बांटेंगे, यानी दावत देंगे, पार्टी देंगे जी। कितने स्टूडेंट देंगे, कोई नहीं देगा ना। अच्छा जी, बहुत से स्टूडेंट देंगे। चलिए वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए इतना हंसी मजाक ज़रूरी होता है पढ़ाई में, आपको कभी भी पढ़ाई को प्रेशर के रूप में नहीं लेना है। ठीक है, आप प्रेशर में मत आना, बिल्कुल एकदम बिंदास, बिल्कुल माइंड फ्रेश होना चाहिए आपका एग्ज़ाम देने से पहले। ठीक है, आप लोग किसी भी चीज़ को लेकर मतलब डिप्रेशन वगैरह में मत आना। ठीक है, एग्ज़ाम जो है बहुत ही इजी पेपर आने वाला है इस बार, आप लोग ये समझ के चलिए। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम हो सकता है कि वो ना दें, और कई स्टूडेंट तो उम्मीद भी छोड़ दिए होंगे कि भैया एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग को उम्मीद नहीं छोड़ना है। ठीक है, आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है। अब तो बहुत से स्टूडेंट तैयारी कर भी चुके होंगे, वो लोग अपना रिवीजन कर रहे हैं। अभी भी आपके पास 4 से 5 दिन है, अभी भी आप लोग अच्छे से एक बार जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए आपको बताना है निम्न में से शुद्ध वर्तनी चुनना है आपको, ठीक है। तो बताना है इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा। संग्रहित, गृहिणी, अधीन, कुमुदनी। जल्दी से आंसर दीजिए। तो यानी देखिए इनमें से एक शुद्ध वर्तनी होगा, यानी कहने का मतलब शुद्ध शब्द दिया होगा, बाकी जो तीन है ना वो अशुद्ध वर्तनियां होंगी, है ना। तो आपको बताना है इनमें से शुद्ध यानी जो सही ढंग से लिखा गया है, जो बिल्कुल एकदम सही है, वो आपको बताना है। तो देखिए वर्तनियां शुद्ध कब होती हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग आंसर को, शुद्ध और अशुद्ध किसे कहते हैं, शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी में क्या अंतर है, पहले आप लोग आंसर दीजिए। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट आंसर देंगे जी। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। तो देखिए अब ये जो है ना ये शुद्ध वर्तनियां हो गई, है ना, यानी शुद्ध वर्तनी है। अब बात करें अशुद्ध वर्तनी, ये तीनों हैं, तो इनको शुद्ध वर्तनी के रूप में आप लोग कैसे लिखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग जानिए, देखिए वर्तनी अशुद्ध कब होती है। देखिए उच्चारण दोष होगा, या फिर शब्द रचना होगा, या फिर संधि के नियमों की जानकारी की अपर्याप्त के कारण जो है वर्तनियां अशुद्ध हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या दिक्कत है, इसमें गलत ही लिखा गया है। संग्रहित, संग्रहित किस तरह से लिखेंगे हम लोग। तो देखिए संग्रहित, इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा उसको कैसे लिखा जाएगा, उसको कैसे लिखा जाएगा, ये चीज़ जानना जरूरी है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। संग्रहित जो है इसका सही जो है इस तरह से लिखोगे आप लोग, इस तरह से जो है इसको सही हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। संग्रहित जो है इसका ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, ठीक है। गलती कहाँ था, तो यहाँ पर देखिए ये नहीं, बिंदु नहीं दिया हुआ था, संग्रहित, ठीक है। तो अब ये जो है सही इसका फॉर्म हो गया। इसी तरह गृहिणी, गृहिणी इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो सबको पता है गृहिणी, है ना। ये भी यानी शुद्ध वर्तनी अशुद्ध था, लेकिन अब ये जो है शुद्ध हो गया, ठीक है, गृहिणी, ठीक है। अब इसी तरह कुमुदनी, इसको कैसे सही लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कुमुदिनी, ये जो है इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से मैं लिख देता हूँ कुमुदिनी का, इस तरह से जो है आप लोग सही लिख सकते हो। समझ में आ गया। तो देखिए कुमुदिनी का मतलब क्या होता है, यानी बोल सकते हो ये फूल एक तरह का फूल होता है, और ये फूल जो है ना अपनी सुंदरता और सुगंध के लिए विश्व प्रख्यात है, ठीक है। गृहिणी का मतलब क्या होता है, तो सबको पता है, हाउसवाइफ आप लोग बोलते हो, है ना, पत्नी बोलते हो। और संग्रहित का जो अभी मैं बताया, यानी इसका जो है ये क्या था, अशुद्ध था, इसका शुद्ध में क्या बताया था, तो संग्रहित इस तरह से लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आप लोग बोल सकते हो एकत्र किया गया है, यानी कलेक्ट किया गया है, जमा किया गया है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। चलिए ऑप्शन है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिसंयुक्त, ठीक है। यानी इनमें से कौन सा अलंकार होगा आपको बताना है। क्वेश्चन है कि जहाँ भी किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, बताइए। तो सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे जी, जल्दी से आंसर कीजिए प्यारे बच्चों। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो अति संयुक्त अलंकार होगा, ठीक है। अब देखिए अति संयुक्त अलंकार का परिभाषा इसी में छिपा हुआ है ना। यानी कहने का मतलब अति संयुक्त अलंकार जो है इसकी परिभाषा इसी में छिपी हुई है। कैसे, तो आइए जानिए। देखिए अति का मतलब क्या होता है, तो अति का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, यानी जो आवश्यकता से अधिक हो, है ना। अब यहाँ पर संयुक्त का अर्थ क्या हो जाएगा, तो संयुक्त का अर्थ होता है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, है ना, या फिर किसी सीमा से अधिक हो जाना। अब आप ही लोग बताइए, यहाँ पर किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है ना, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है, तो अब आप ही लोग बताइए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो अति संयुक्त अलंकार होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा जल में कौन सा समास है। आपको बताना है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है द्वंद्व समास,
दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। ठीक है, गंगा जल में कौन सा समास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समास अपने आप में। यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ जाना होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ जाइएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। ठीक है, आई होप बहुत से स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे, है ना, 10th और 12th में आपके गुरुजी ने पढ़ाया ही होगा समास। ठीक है, तो बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, गंगा जल में कौन सा समास है जी, वेरी गुड, कौन सा समास होता है, तो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, यानी गंगा जल में कौन सा समास होता है, तो तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए समास होता क्या है, चलिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ। तो देखिए समास क्या होता है कि दो शब्द के मेल से बने गए शब्द में जो परिवर्तन आता है उसे हम लोग समास कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि पहला वाला शब्द को हम लोग पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले शब्द को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, अब ये समास कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी चीज़ जान लो आप लोग। समास जो है, बताइए तो समास कितने प्रकार के होते हैं, चलिए आप लोग बताइए तो समास कितने प्रकार के होते हैं जी, समास कितने प्रकार के होते हैं, वेरी गुड, कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। पहला द्वंद्व समास हो गया, दूसरा तत्पुरुष समास हो गया, तीसरा कर्मधारय समास हो गया, चौथा अव्ययी भाव समास हो गया, पांचवा द्विगु समास हो गया। तो देखिए गाइज, यहाँ पर जो गंगा जल है, गंगा जल तत्व पुरुष समासी क्यों है, तो देखिए आपको समास यानी 6 प्रकार के होते हैं, सबका परिभाषा आपको याद होना चाहिए, भी आप लोग समास से संबंधित प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए तत्पुरुष समास का परिभाषा क्या होता है, तो इसमें बोल सकते हो प्रथम पद जो है वो गौण होता है और उत्तर है ना, यानी प्रथम पद गौण होता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है। और इस समास में आने वाले जो कारक चिन्ह हैं, जैसे का हो गया, है ना, से हो गया, फिर बोल सकते हो का, के, की, मतलब ये सब जो है चिन्ह आदि का लोप होता है। अब देखिए जैसे गंगा जल है, गंगा जल दिया हुआ है ना, तो आप लोग बोल सकते हो गंगा की जल, है ना, तो ये इसी तरह से आप लोग समझ सकते हो गंगा जल को गंगा की जल, यानी ये कौन सा समास हुआ, तो तत्पुरुष समास हुआ। इसी तरह अगर मैं पूछूं आपसे माखन चोर, ये कौन सा समास हुआ, तो ये भी तत्पुरुष समास हुआ। कैसे, क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए, माखन चोर में एग्जाम्पल दिया हूं, तो इसका मतलब माखन को चुराने वाला, है ना, यानी माखन चोर को कैसे बोलोगे आप लोग, माखन को चुराने वाला। तो देखिए का, के, की, अभी मैं बताया इस समास में आने वाले जो कारक चिन्ह है का, के, की, इस सब का लोप होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ जाना, तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए गुण स्वर संधि क्या होता है, तो पहले आप लोग आंसर दीजिए, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण है, देवेंद्र, सेवात्र, मतक्य, अत्याचार, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है देवेंद्र, वो सही है। तो देखिए ऑप्शन ए ही क्यों होगा, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुण स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में क्या होता है, तो अ या आ, ध्यान से समझना, गुण स्वर संधि में अ या आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फिर से समझना, गुण स्वर संधि में अ या फिर आ, ठीक है, गुण स्वर संधि में अ या फिर आ के बाद छोटी ई आए या फिर बड़ी ई आए, तो ये दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र, यही आंसर था ना देवेंद्र। अब मैं आपको बताता हूँ, तो देखिए देवेंद्र का संधि विच्छेद कीजिएगा तो देव प्लस इंद्र हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, देव देव अ टाइप का आ रहा है ना, देव तो आ रहा है। इसके बाद देखिए छोटी ई आई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी मैं क्या बताया, अ या आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आए तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। तो देवेंद्र आ रहा है ना, देवेंद्र आप लोग पढ़ रहे हो तो ए का भी उच्चारण हो रहा है ना, जब दोनों मिल जाते हैं तो इनका उच्चारण जो है
ए हो जाता है, तो देवेंद्र, इंद्र, इंद्र हो रहा है ना, तो ऑप्शन जो ए है आपका सही हो जाएगा। चलिए, तो गाइज आज की इस क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी मैं और भी क्लास करवाने वाला था, यानी और भी क्वेश्चंस जो हैं वो करवाता आपको, बट तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है, मन लगाकर पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए जिससे आपको फ़ायदा हो सके। देखिए एग्ज़ाम के 4-5 दिन में आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, है ना, यानी आपको एक पूरा मॉडल पेपर खरीद लेना चाहिए बाज़ार से, या फिर आप लोग के पास होगा भी तो आप लोग क्या कीजिए, उस प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व कीजिए और देखिए कितने नंबर आते हैं आप लोग के, ठीक है। यदि आप लोग का नंबर 55 प्लस आ रहा है ना, 90 में से 55 प्लस आ रहा है, देन आप लोग का तैयारी अच्छा है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना आना चाहिए गाइस, तभी जाकर बात बन सकती है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट।